अगर अमल दरामद नहीं होता तो आपको लगता है कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? सर देखिए, दो बड़े इंस्टेंसेस हैं। एक तो ये फैसला है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मखसूस नशस्तों का। इससे कबल 2023 में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, एक फ़ैसला आया था पंजाब में इंतखाबात का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। और कोइंसिडेंस आप ये देख लें कि उस वक्त जो बरसर इक़्तिदार थे आज भी वही बरसर इक़्तिदार हैं। तो फैसलों पर अमल दरामद तो सर होता है, एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी है। आइन कहता है कि एग्जेक्टिव ज़िम्मेदार है अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने की। मगर जब एग्जेक्टिव ही हाथ खड़े कर ले, उसके बाद फिर अब एक बात तो हो रही है, हम जब बात करते हैं वो कुछ वकला से कि क्या वो ही 2023 की तारीख दोहराई जाएगी मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करके, तो हमें ये बताया जाता है कि बिल्कुल वैसा नहीं होगा। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, इन पर्टिकुलर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये ऐसे जजेस साहिबान हैं जो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह भी चुके हैं कि हमें अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है। और अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर इनके पास बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो मिसकंडक्ट की भी बात हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद इजलास बुलाने के बावजूद इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि हमने मखसूस नशस्तें देनी है या नहीं। अब भी ये कहा जा रहा है, आज खबर हमारे रिपोर्टर ने ये दी है कि मोस्ट प्रोबेबली एक नई मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, दोबारा से वजाहत मांगी जाएगी। तो इस तमाम तर पहलू को हम देखें तो नज़र यही आ रहा है कि अब की बार जजेस साहिबान की जानिब से कुछ ज़्यादा सख्त ऑर्डर आ सकता है अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मैं इस पे एग्री नहीं करता कि ये इनके लिए चैलेंज, जैसे मैंने बताया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब अमल दरामद में कई दफ़ा काजी फैसल साहब ने ये बात की कि ये हाई कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ये हाई कोर्ट का काम है। जब फाइल ही नहीं बनेगी, कमेटी अप्रूव नहीं करेगी किसी मामले को, तो किस तरह कहाँ अमल दरामद होगा? अब देखें ना, अब जजमेंट भी आ गई है, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, रिव्यू लगा दें, पता चल जाएगा। रिव्यू लगा दें, जब रिव्यू लगेगा इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा कि आपने 12 जुलाई के बाद अमल दरामद किया है या नहीं किया, लेकिन रिव्यू भी नहीं लग रहा। अब सारी कोशिशें हैं 63A की जजमेंट को रिवर्स करने पे और उसके साथ डिफेक्शन ख़त्म करके जो वोट काउंट होगा और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा चैलेंज जो है इन जजेस के लिए वो बाहर से नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम आ गया जब एक नोट रजिस्ट्रार को लिखा और 9 सवालात उठाए गए उस क्लैरिफिकेशन वाले आर्डर पे। हालांकि वो एक रिव्यू पिटीशन थी, वो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का काम विद इन सुप्रीम कोर्ट अंदर हो रहा है तो उनको मसला क्या है? अच्छा, जो वकला तहरीक है उसका बार बार जिक्र होता है, लेकिन इस वक्त असनात आपको लगता है कि ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि वकला तहरीक कोई आ सकती सामने? मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक, देखें वकला, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? आजम नज़ीर तारड़ साहब को? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो बार मैनेज हैं वो लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल। उसकी कई वजूहत हैं, उनका हर वकील से टच रहना, उनके मसाइल का हल करना। फिर अभी जो वकला की सोसाइटी शुरू हो गई है DHA के साथ, जो मायदा हुआ है, वो बताते हैं कि अभी काम डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ है तो हर प्लाट की कीमत जो है 10 लाख रुपए बढ़ गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है अगले महीने, उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस होता है डेवलपमेंट, उनका इश्यूज़ पे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ हामिद खान ग्रुप है जो प्रोफेशनल ग्रुप, वो उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। गो कि उनके पास लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उनके हैं, वो बार उनके पास है, लेकिन उस तरीके से वो इफेक्टिव नहीं एक काउंटर एक स्ट्रेटजी बना सके। पाकिस्तान बार काउंसिल में उनके टोटल 6 मेंबर हैं 23 में से। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है अगले महीने, वो इम्पॉर्टेंट होगा कि उसमें कौन से ग्रुप जो है वो जीतता है, तो उससे कुछ तब्दीली आ सकती है। अच्छा, दूसरा अदील, इस वक्त जो सारा माहौल है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला उन पर भी तनकीद होती है कि जी वो अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ रहे। अब जिस तरह ये फैसला आया है तो कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि फ़ौरन वो जो 2 जज साहिबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उनके खिलाफ काफ़ी कुछ है इस फैसले में, तो रेफरेंस दायर कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम की स्ट्रेटजी है वो उसमें भी फ्लॉज हैं? सर वो तो शुरू दिन से हम देख रहे हैं, बिलखसूस 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल जब लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आया था, मुझे याद है कि दरख्वास्त इन्होंने दायर कर दी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड
फ्राहम नहीं की जा रही, और तमाम तर तवक्कुआत के बरक्स काजी फाइज़ साहब ने उनकी पिटिशंस को जब कमरा अदालत में टेकअप कर लिया, मालूम ये हुआ कि उनके वकील मौसूफ अदालत में मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह को हमने देखा है कि उनकी जानिब से दरख्वास्तें तो दायर कर दी जाती हैं टाइमली, मगर फिर उनको परस्यू नहीं किया जाता। एक तो इसकी वजह यह बताई जाती है कि वकला खुद इतने उलझे हुए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, मुकदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, एक कोई सेंट्रल इनकी पॉलिसी है नहीं, कोई एक शख्स लीड नहीं कर रहा लीगल टीम को। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, और ड्यूटीज़ होता है ना कि आप फ़लाँ वकील है वो फ़लानी अदालत में जाएगा और आपने फ़लाँ पिटीशन करनी है, इस तरह को मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग नहीं चल रहे। अदरवाइज़ इंटेंशंस तो नज़र आ रही हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस रेफरेंस का, तो इस रेफरेंस के ऊपर होता कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। रेफरेंस तो सर बहुत सारे पड़े हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, शिकायत हम उन्हें कहेंगे, इन रेफरेंसेस से होगा नहीं। वो तभी होगा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद इंटरेस्टेड होगी, या फिर सदर की जानिब से रेफरेंस आएगा।